नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स ले रहे हैं, जो कि हमारी यूनिट चल रही थी अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरी, और ये हमारी यहाँ पर आज समाप्त होने वाली है। धीरे धीरे मैंने इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं और ये आज हमारा अंतिम प्रश्न है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर आज आपको एक ऐसा पॉइंट लेकर के आए हैं, ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या के उद्देश्य। किसी भी पेपर के अंदर जब हम देखते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कोई भी यूनिट हो, और हमें केवल विशेषताएं और उद्देश्य और उसकी आवश्यकताएं, ये 3 पॉइंट अगर हमने याद कर लिए तो मतलब इसका ये है कि हमने पूरी यूनिट को समाप्त कर दिया, यानी पूरी यूनिट हमें आ जाती है। तो उसी चीज पे हम देखते हैं। तो यहाँ आज हम ये अंतिम पॉइंट इसका लेकर के आए हैं, पाठ्यचर्या के उद्देश्य। यहाँ आप ये देख रहे हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत इसमें रखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर ये 16 पॉइंट इसके अंदर दे रखे हैं, जिसमें पहला आता है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य होता है वो होता है शिक्षा के जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उस चीज को प्राप्त करना। इंसान शिक्षित होता है, शिक्षा प्राप्त करता है, अब वो हमारा औपचारिक हो अनौपचारिक हो कहीं भी हो, हर एक उस चीज का महत्व होता है, उसका कोई एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक इसी तरीके से पाठ्यचर्या का भी एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम जब कदम बढ़ाते हैं तो एक एक कदम बढ़ाते हुए हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह है कि शिक्षा के जो निर्धारित जो लक्ष्य दिए हुए होते हैं उसको प्राप्त करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य आता है आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है वो है जो हमारे लिए या बालक के लिए जो उपयोगी ज्ञान होता है उसको प्रदान करना। यानी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भी उद्देश्य होते हैं वो बालक को पूरी तरह से प्रदान किए जा सकें, ताकि बालक एक सक्षम बन सके, एक सर्वांगीण उसका विकास हो सके, वो हर चीज को अपनी कुशलता से अपनी कौशलों को अपने अंदर ढाल ले और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। तो ये उसका उद्देश्य पाठ्यचर्या का सेकंड। थर्ड आता है इसमें ज्ञान के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रदान करना। पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी ज्ञान है उसको एक क्रमबद्ध रूप में, यानी एक ऐसे सीक्वेंस में लेते हुए उसको व्यवस्थित रूप से करना। कोई भी एक तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो वो एक क्रमबद्ध रूप में होना चाहिए और एक व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, माइक्रो और मैक्रो टीचिंग जो होती है उसके अंतर्गत जो हमारी पाठ योजनाएं होती हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई होती हैं। जैसे माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत जो हम छोटे छोटे पद बनाते हैं उसके आधार पर जब विस्तृत यानी मैक्रो टीचिंग का निर्माण किया जाता है तो वो एक क्रमबद्ध तरीके से होती है। तो यहाँ पर जब भी कोई भी हमारी पाठ्यचर्या होती है तो उसमें एक क्रमबद्धता होना अत्यंत आवश्यक है। फिर देखते हैं यहाँ पर पाठ्यचर्या उपलब्धि मूल्यांकन का आधार है। जो भी बालक ने पाठ को पढ़ा, उससे उपलब्ध प्राप्त किया, जो भी ज्ञान उपलब्ध था उसके पाठ्यचर्या में उसको प्राप्त किया, तो उसका मूल्यांकन भी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक बालक की समझ में नहीं आएगा कि शिक्षक की समझ में नहीं आएगा कि बालक ने क्या हासिल किया, क्या सिखाया था और उसने क्या क्या उस चीज से सीखा। तो पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का भी एक उद्देश्य होता है। पांचवा देखते हैं कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ये हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक है और बिना समाज के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर जब वो समाज में रहता है तो यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति पूरी तरह से दक्ष बन जाए और अपने जीवन को अच्छे से उपयोग करने के लिए वो सारी कुशलताएं उसके अंदर आ जाए जो कि इसको जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। तो फिर यहाँ पर अगला देखते हैं कि संस्कृति एवं सभ्यताओं का हस्तांतरित करना। यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत जो है विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से, रीति रिवाजों से भरा हुआ है और यहाँ हर धर्म का व्यक्ति मौजूद है। तो हर धर्म में उसकी कुछ अपनी संस्कृति होती है, उसकी कुछ नीतियां होती हैं, कुछ रीति रिवाजें होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको वो किस तरीके से पहचान सका है। आज हम जानते हैं हमारी रीतियां क्या है, क्यों? क्योंकि हमने ये अपने पूर्वजों से प्राप्त की है और इन्हीं रीतियों को, परंपराओं को, संस्कृतियों को, मान्यताओं को ये हम अपने बच्चों को देंगे। तो ये सारी परंपराएं, रीति रिवाज हैं, ये एक हाथ से लेना दूसरे हाथ को देना, हस्तांतरित करना। तो ये पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य है। फिर देखते हैं यहाँ पर पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करना। ये हम सभी जानते हैं
कि जैसे आज हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो कितना दूषित होता चला जा रहा है, तो ये मनुष्य की खुद की गलतियों की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर पर्यावरण का हर उसमें पाठ्यचर्या में होना आवश्यक है कि उसको पर्यावरण के प्रति जागरूक करना व्यक्ति को, कि पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्या हमारा पर्यावरण के बिना जीना आसान हो सकता है? शायद नहीं, हम ये सोचते हैं। तो ये चीज हमें अपने बालक को बतानी है कि पर्यावरण हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है, उसकी एक अहम भूमिका है, जिसको कि हमें समझना होगा और उचित पर्यावरण के लिए हमें उचित तरह का अपना व्यक्तित्व बनाना होगा, अपना एक व्यवहार पर्यावरण के प्रति ऐसा रखना है जिससे पर्यावरण को बहुत अच्छे से निर्वाह किया जा सके, एक पर्यावरण उचित रूप से बन सके और पर्यावरण बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा पर्यावरण हमारे सामने आ सके। फिर हम देखते हैं यहाँ पर व्यवसाय परक पाठ्य सामग्री प्रदान करना। जब हम जानते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उन मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए यहाँ पर हमें पाठ्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यावसायिक रूप से होनी चाहिए, कि किस व्यवसाय के माध्यम से, यानी बालक की क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसको देखते हुए पाठ्यक्रम के अंदर एक व्यवसाय रूपी एक ऐसी शिक्षण विधि होनी चाहिए जिससे कि वो प्राप्त करता है तो अपने हर जीवन की सुख सुविधाओं को वो अच्छे से प्राप्त कर सके। फिर देखते हैं यहाँ पर अध्यापकों को स्पष्टता प्रदान करना। ये स्पष्टता प्रदान मतलब पाठ्य सामग्री इतनी सरल होनी चाहिए कि शिक्षक समझ सके और शिक्षक के बाद जब बालक के पास ये ज्ञान पहुंचता है तो शिक्षक अपनी भाषा में उनको इस तरीके से प्रेरित कर सके कि सामने बैठे हुए छात्र और छात्राएं उस ज्ञान को बहुत अच्छे से अपने अंदर धारण कर सके। तो स्पष्टता रूप होनी चाहिए इसका पर्यावरण का इसका पाठ्यचर्या का जो उद्देश्य है वो स्पष्टता होनी चाहिए जो शिक्षकों के लिए हो, ताकि शिक्षक आसानी से समझ सके और फिर उसके बाद वो अपने बालकों को भी अच्छे से समझा सके। फिर आता है यहाँ पर रुचिकर ज्ञान प्रदान करना। जब तक किसी भी पाठ्यचर्या को रुचिकर नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है बालक की समझ में कुछ नहीं आ सकता। अगर कोई कठिन समस्या ऐसी है जो कि नहीं सॉल्व हो पा रही है तो वहां पर इस तरीके की हमारा जैसे इसमें ये दे रखा है कि रुचि उत्पन्न करना, तो कुछ कई जैसे मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि बालक के हिसाब से कभी कभी एक शिक्षक को ऐसा भी करना चाहिए कि वो अपनी औपचारिक शिक्षा से बाहर निकल करके उसी समय में उसी पाठ को लेते हुए उसी कक्षा के छात्रों को लेते हुए वो अनौपचारिक रूप से भी जा सकता है और वहां पर उस एक वातावरण जो है उसका परिवर्तित कर सकता है। जब माहौल चेंज होगा तो वो अपने पाठ में अंदर से उसकी एक जागृति उत्पन्न होगी, उस जागृति के आधार पर वो पाठ को अच्छे से समझ सकता है। तो उसकी एक रुचि हमें जागृत करनी है। तो पाठ्यचर्या के अंदर जो एक विधि बताई गई है वो एक बालक के अनुसार यानी उसकी रुचि के अनुसार भी पाठ्यचर्या होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये भी एक पाठ्यचर्या का उद्देश्य है। फिर देखते हैं यहाँ पर सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का निवारण करना। जब हम सभी जानते हैं यहाँ पर कि जो कुछ समस्याएं हैं, जो सामाजिक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और उसकी जो शैक्षिक समस्याएं तो वो बहुत सारी हैं, जैसे कि गरीबी है, अशिक्षा है इसमें, और जनसंख्या वृद्धि भी है, भ्रष्टाचार भी है, पर्यावरण का दूषित होना भी है। तो बहुत सारी ऐसी हमारी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। उनको निर्वाह करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति को मजबूत, बालक को मजबूत बनाना होता है जहां पर ये शिक्षा का एक दायित्व है, कर्तव्य है कि वो किस तरीके से पर्यावरण को ले, चाहे जनसंख्या शिक्षा को ले, चाहे गरीबी को ले। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि सामाजिक रूप से भी आती हैं। और यहाँ पर शैक्षिक रूप से जैसे हम इसके अंतर्गत देखते हैं, जैसे बालक का एक अरुचि उत्पन्न होना, वो क्यों है अरुचि, उसको एक रुचिकर बनाना, तो ये समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। शिक्षा के अंदर एक अवरोधन उत्पन्न होता है, अपव्यय भी होता है। तो इन सारी समस्याओं का निवारण एक पाठ्यचर्या के अंतर्गत अगर ऐसी शिक्षण विधि होगी जिसके माध्यम से बालक को समझाया जाए, बताया जाए, जब पाठ पढ़ाया जाएगा तो वहां पर वो इन समस्याओं का आसानी से निदान कर सकता है। फिर इसके अंदर आता है अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित करना। जब तक बालक अपने अधिकारों से परिचित नहीं होगा, उसके कर्तव्य क्या है इनको नहीं जानेगा, तो पाठ्यचर्या का कोई भी महत्व नहीं है। तो पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य ये भी है कि बालक के अंदर जो है उसके अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य क्या है उससे भी परिचित उसको कराना। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करना। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक एक रीति है जिसके आधार से व्यक्ति यहाँ पर भारतीय समाज में रह रहा है, जी रहा है,
और उसके अंदर यहाँ पर जब लोकतंत्र की स्थापना है तो बहुत सारी नीतियों को वो समझना चाहता है, परंतु अभी भी जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। उसके अधिकार क्या हैं इस देश के प्रति, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति और स्वयं अपने प्रति। तो वो लोकतंत्र का जो स्थापना है, तो वहां पर अगर रह करके उसने नीतियों को नहीं समझा, अपने हितों को नहीं समझा, अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, या उसके लिए क्या उपयोगी नीतियां हैं जो कि हमारी सरकार ने हमारे संविधान में बनाई हुई हैं, तो उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा देश है, तो यहाँ पर उसकी स्थापना क्या है और क्यों है, इस चीज को भी उसको समझाना होगा। तो ये पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास करता। पाठ्यचर्या एक ऐसी होती है, उसका उद्देश्य ये है कि वो यहाँ पर बालक का पूरा चहुमुखी विकास होना उसका बहुत आवश्यक है। उसकी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको देखते हुए, देश के प्रति क्या भाव है उसको देखते हुए, राष्ट्र समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, हर समुदाय के प्रति अपनी यहाँ पर सारी, जब वो खुद विकसित होगा चारों तरफ से, उसकी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, जब तीनों रूप से जब वो विकसित होता है, मजबूत बनता है, तब यहाँ पर उसका सर्वांगीण विकास जो है वो होता है। फिर देखते हैं यहाँ पर योग्य नागरिकों का निर्माण। जब शिक्षा हमारी ऐसी होगी जिससे कि व्यक्ति को मजबूती प्रदान करना है, पाठ्यचर्या में जब ऐसी शिक्षण पद्धतियां होंगी जिसके माध्यम से हम यहाँ पर एक योग्य नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राएं बैठे होते हैं, परंतु किसी के विषय में हम ये नहीं कह सकते कि ये बालक ही इतना अच्छा बनेगा। ये भाग्य के ऊपर तो हम नहीं छोड़ सकते, उसमें केवल के भाग्य होता है, लेकिन भाग्य को भी तब बनाया जाता है जब हम अपने हाथों से खुद अपनी रेखाओं को बनाते हैं। यानी कि हम अपने विचारों के माध्यम से सोच करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी तरह से करते हुए, क्या सही है क्या गलत है, जब उचित रूप से हम सोचने में सक्षम होंगे तो वो एक योग्य नागरिक का निर्माण करता है। कक्षा में जैसे अभी आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के छात्र और छात्राएं मौजूद होते हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे बालक बैठे हुए होते हैं जो सीख ही नहीं पाते हैं बहुत कोशिश के बाद भी, कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझाने की कोशिश हल्की सी करते हैं और वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो हर प्रकार के जो बालक है, हमारा एक शिक्षक का दायित्व ये होता है पाठ्यचर्या के माध्यम से कि वो हर बच्चे को प्रेरित करे कि वो योग्य नागरिक बन सके। केवल भाग्य के ऊपर वो निर्भर ना रहे, वो अपनी सक्षमता के ऊपर निर्भर हो, वो क्या कर सकता है, अपना दायित्व किस तरीके से निर्वाह कर सकता है। क्योंकि कर्म ही प्रधान है, तो कर्म के ऊपर वो कर्म किस तरीके से कर सकता है, इस चीज को, तभी वो एक योग्य नागरिक बनता है। तो यहाँ पर एक पाठ्यचर्या का एक उद्देश्य ये भी है। और फिर अंत में हम देखते हैं कि मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। जब बालक प्रारंभिक अवस्था से लेकर के और अपनी जो भी उसकी लास्ट एजुकेशन होती है वहां तक, अगर हम एजुकेशन को, पाठ्यचर्या जो है हमारी, उसमें एजुकेशन को इस तरीके से रखते हैं कि बालक हर कुछ सीखने के लिए तत्पर हो जाए, जो भी उसको सिखाया जा रहा है वो बहुत आसानी से सीख ले, चाहे उसके लिए कोई भी क्रिया विद्यालय करे, समाज करे या घर में माता पिता करें, वो कोई भी ऐसी हमारे द्वारा पाठ्यचर्या के माध्यम से एक ऐसी क्षमता होती है कि बालक को हम ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानवीय मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर मानवीय मूल्य एक बालक के अंदर नहीं आएंगे तो वो कभी भी मानव के रूप में एक सफल नहीं हो सकता। ये प्रक्रिया जो है, जैसे जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बालक की प्रारंभ से लेकर के, यानी जन्म से लेकर के और 5 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर हम उसको जितने भी मूल्यों को दे सकते हैं वो आसानी से सीख जाता है, और उसका संपूर्ण जीवन जो है वो निर्भर करता है उन्हीं शिक्षा के ऊपर जो 5 वर्ष की अवस्था तक होती है। अगर वो समय निकाल दिया बालक का, उचित रूप से पालन पोषण नहीं किया गया, उचित रूप से मूल्य नहीं दिए गए, नैतिक शिक्षा नहीं दी गई या संस्कार नहीं दिए गए, तो उसका पूरा जीवन बिगड़ जाता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये हमारे हर पाठ्य पुस्तक की एक ऐसी विशेषता होनी अत्यंत आवश्यक है। अगर इसको साइकोलॉजी के रूप में नहीं देखते हैं तो 5 वर्ष की अवस्था जो हमने माना है, अगर वहां से हमने उचित रूप से उसको नैतिक मूल्य की शिक्षा नहीं दी, उसको सांस्कृतिक रूप की शिक्षा नहीं दी, उसको मानवीय मूल्यों की शिक्षा नहीं दी, तो उसका जीवन तो बिगड़ता ही है। वो अकेला भी फील करता है अपने आप को और समाज से भी विरक्त हो जाता है। तो यहाँ प्रारंभ से ही और जब तक लास्ट तक उसकी एजुकेशन होती है, मानवीय मूल्यों की शिक्षा का हमारी पाठ्यचर्या में होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि हमारे भारतीय जीवन को और ज्यादा समृद्ध और मजबूत बनाने में सक्षम होता है। तो यहाँ पर आज मैंने जो आपको ये पूरे पॉइंट दिखाए, यहाँ पर 16, इन सब के अंदर एक पाठ्यचर्या का जो एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के माध्यम से ये बताया गया है कि पाठ्यचर्या
इस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, उचित रूप से वो अपना पालन पोषण कर सके, उचित रूप से सहयोग प्रदान करे, जो समाज में भी है, समुदाय में भी है और राष्ट्र में भी है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसको बालक अपने अंदर सीखता है, लेकिन जब जब पाठ्यचर्या हमारी सरल, सुगम होगी और अर्थवान होगी तो बहुत आसानी से बालक को सिखाया जा सकता है। तो यहाँ मैंने आपको ये पूरी यूनिट जो है, आज सेकंड यूनिट भी हमारी समाप्त हो गई है सेकंड पेपर की। इसके अंदर पाठ्यचर्या का जो ज्ञान और पाठ्यचर्या इसका नाम है, उसके अंदर हमने ये बताने की कोशिश की है कि पाठ्यचर्या एक बालक के लिए या विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं बालक, उनके लिए क्यों आवश्यक है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो पाठ्यक्रम के आधार पर कभी भी पाठ्यक्रम नहीं होगा, उसके बिना बालक की जो एक शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकती। इसके हमने 2-3 रूप भी बताए थे, जैसे जॉन ड्यूबी के बताए थे तो वहाँ त्रिध्रुवीय उन्होंने बताया था, जॉन एडम्स की 2 ध्रुवीय बताई थी। तो वहां पर हमारा एक जो 2 ध्रुवी में थी वहां पाठ्यक्रम नहीं था जॉन एडम्स के माध्यम से, लेकिन जो ड्यूवी ने बताई थी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या, तो इनका इसीलिए इसमें प्रयोग किया गया है कि जब पाठ्यक्रम होगा हमारा तो बालक सुचारू रूप से हर चीज को, हर शिक्षण विधि के आधार से, अपने पूरे मनोयोग से हर चीज को सीखने में सक्षम होगा। और इसकी भाषा भी हमारी आसान होनी चाहिए ताकि शिक्षक को भी समझाने में परेशानी ना हो और छात्र को भी समझने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आज हमारी ये यूनिट समाप्त हो जाती है। अगली बार हम कुछ पॉइंट्स और लेंगे, जहाँ पर कोशिश करूंगी मैं अभी कि जो मेरे पास बहुत सारी पॉइंट्स आए हैं लिखे हुए कि इन पॉइंट्सों पर और क्लियर कर दे, जिसमें पर्यावरण मुख्य रूप से है। तो कोशिश करती हूँ पहले उसको भी समझाने की, साथ साथ में हमारा ये भी चलेगा। तो हर चीज को मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूंगी और कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञान जो है सही लग रहा होगा। अगर सही है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिया कीजिए। साथ ही उन लोगों तक इसको शेयर भी कर दिया कीजिए जो कि बीएड कर रहे हैं, जिसका चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो, और उनको जरूरत है क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आशा करती हूँ आपसे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो उन तक समय से मिल सके। वीडियो देखने तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।